जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरुजी क्लासेज में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हिंदी साहित्य से संबंधित 100 प्रश्न को लेकर आया हूँ। ये सभी प्रश्न आपके हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है? यानी कि हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल नाम किसने रखा है? तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल नाम किसने रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? तो सरहप्पा को। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? सरहप्पा को माना गया है। दोस्तों यहाँ पर सरहपाद हो गया, सरहपाद नहीं होगा, सरहप्पा होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, विशलदेव रहस्यों के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि विशलदेव रहस्यों के रचयिता कौन है? तो नरपति नाल। विशलदेव रहस्यों के रचयिता कौन है? नरपति नाल है। अगला प्रश्न है, पौम चरियु किसकी कृति है? आपको बताना है कि पौम चरियु किसकी रचना है? तो स्वयंभू की रचना है, याद रखेंगे। पौम चरियु किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम क्या है? यानी कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा किसने बनाया? आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा किसने बनाया दोस्तों? तो हम अमीर खुसरो ने, याद रखेंगे। अमीर खुसरो ने आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सरहप्पा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोहा कोश। सरहप्पा की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोहा कोश है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने, याद रखेंगे। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, चंदायन के रचनाकार का नाम लिखिए। आपको बताना कि चंदायन के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों मुल्ला दाऊद। चंदायन के रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद है। अगला प्रश्न है, दादू भक्ति काल की किस धारा के कवि है? तो निर्गुण भक्ति धारा के। दादू निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। कवितावली के रचयिता के नाम क्या है? आपको बताना कि कवितावली के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास, याद रखें दोस्तों। कवितावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? तो सूरदास। भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? सूरदास है। तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना किया? आपको बताना है कि तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की है? तो रामचरितमानस। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। अगला प्रश्न है, सुधा द्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है? तो कृष्ण भक्ति धारा से। सुधा द्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है? तो कृष्ण भक्ति धारा से है, जिसका संपादक कौन थे? बल्लभाचार्य, है ना। सुधा द्वैतवाद के संपादक कौन थे? बल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, राम भक्ति काव्य धारा पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ता है? राम भक्ति काव्य धारा पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ता है? तो विशिष्टा द्वैतवाद, याद रखेंगे। विशिष्टा द्वैतवाद का प्रभाव पड़ता है, जिसका संपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन काव्यत्री ने चुनौती दी थी? तो मीराबाई, है ना। मीराबाई किस भक्ति धारा के कवि है दोस्तों? तो सगुन भक्ति धारा के, है ना। मीराबाई किस भक्ति धारा के कवि है? सगुन भक्ति धारा के कवि है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल का नाम क्या रखा? आपको बताना है दोस्तों कि रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल का नाम क्या रखा है? रीतिकाल, याद रखें। क्या नाम रखा है? रीतिकाल नाम रखा है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया? याद रखेंगे। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, याद रखेंगे दोस्तों। 3 भागों में। कौन कौन से? रीतिमुक्त काव्य धारा, रीतिबद्ध काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा। रीतिमुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य धारा में रीतिकाल को बांटा गया। अगला प्रश्न है, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है दोस्तों? तो बिहारी। और इनकी एकमात्र कृति है जिसका नाम क्या है? बिहारी सतसई, याद रखेंगे। इनकी एकमात्र कृति है जिसका नाम क्या है? बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? तो रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि है। घनानंद
रीतिमुक्त काव्यधारा कवि है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास, याद रखेंगे। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है दोस्तों? तो प्रिय प्रवास है। और इसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, याद रखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। तो साकेत का रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है दोस्तों, और इन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है, याद रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त को द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह किसने कहा है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह किसने कहा है दोस्तों? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसमें जो भी प्रश्न सिलेक्शन किया गया वो सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसके बाद आप 50 क्वेश्चंस के बाद आपको MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस प्रश्न मिलेंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कमायनी में अगला प्रश्न है, कमायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो शैव दर्शन की, याद रखेंगे। कमायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। और दोस्तों कमायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, याद रखेंगे। कमायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। और कमायनी का इनकी अंतिम काव्य रचना है। जयशंकर प्रसाद की कमायनी अंतिम काव्य है, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? 1936 ईस्वी, याद रखें। कमायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 ईस्वी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? तो निराला की है, याद रखेंगे। और ये अपनी पुत्री के याद में कविता लिखे थे, याद रखेंगे। सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकार कर दिया है, अस्वीकृत कर दिया था? तो जूही की कली। और जूही की कली दोस्तों निराला की पहली कविता है, याद रखेंगे। जूही की कली निराला की पहली कविता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। रसवंती के रचनाकार के नाम बताइए। आपको बताना है कि रसवंती के रचनाकार का नाम क्या है दोस्तों? तो दिनकर रामधारी सिंह दिनकर, है ना। दिनकर रामधारी सिंह दिनकर रसवंती के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, मधुशाला के रचनाकार का नाम लिखिए। तो मधुशाला के रचनाकार का नाम क्या है दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के रचनाकार का नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। किसे कहा जाता है? याद रखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। धैर्य के साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के कवि कौन है दोस्तों? तो मुक्तिबोध, याद रखेंगे। मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा है के कवि है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता के रचनाकार है। आपको बताना है कि अंधेरे में कविता का रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध है, याद रखेंगे। अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध। आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह किस कवि ने लिखा है? तो अज्ञेय ने लिखा है। आंगन के पार द्वार किस कवि ने लिखा है? अज्ञेय ने लिखा है। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा है? तो धूमिल ने। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा है? धूमिल ने लिखा है। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना गया? दुष्यंत कुमार को। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना गया दोस्तों? तो दुष्यंत कुमार को। सबरी नामक कृति के रचयिता का नाम क्या है? जगदीश गुप्त, याद रखना, जगदीश गुप्त। सबरी नामक कृति के रचयिता का नाम क्या है दोस्तों? जगदीश गुप्त। विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है? तो शिवमंगल सिंह सुमन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कविता का रचयिता कौन है? नागार्जुन है। बादल को घिरते देखा है कविता के रचनाकार कौन है? नागार्जुन है। चिंतामणि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है। दोस्तों अगला प्रश्न है, आंगन का पंछी और बंजारा मन, आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम लिखिए। तो विद्या निवास मिश्र, याद रखेंगे विद्या निवास मिश्र। आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक कौन है? विद्या निवास मिश्र है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था, उसने कहा था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। अगला प्रश्न है, मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रेमचंद का। मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? तो प्रेमचंद को। और कितने भागों में ये संकलित है? तो 8 भागों में, याद रखेंगे ये 8 भागों में संकलित है। अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसका है? तो महादेवी वर्मा का है। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी किसका है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ये और क्या है दोस्तों? ये नाटक है। कौन सी विधा है? ये नाटक है। अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक कौन है दोस्तों? शंकर शेष, याद रखें। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक कौन है? शंकर शेष है। अगला प्रश्न है, जल टूटता हुआ, जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा है? तो रामदास मिश्र, याद रखेंगे। जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा है? तो रामदास मिश्र ने। अगला प्रश्न है, बेतवा बहती रही, बेतवा बहती रही उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? मैत्रेयी पुष्पा, याद रखेंगे मैत्रेयी पुष्पा। बेतवा बहती रही उपन्यास के लेखिका का नाम क्या है? मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज, याद रखेंगे दोस्तों। दूसरी परंपरा की खोज बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नामवर सिंह, है ना। दूसरी परंपरा की खोज एक आलोचनात्मक कृति है और इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग अब मल्टीपल चॉइस प्रश्न को पढ़ेंगे और इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेगा जिसमें से एक सही है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर उसका उत्तर लिखेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग 51 नंबर प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ है और आपको 4 ऑप्शन मिलेगा जिसमें से एक सही है और आपको इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। तो अगला प्रश्न क्या है कि परमाल रासो, परमाल रासो कवि का क्या नाम है? तो जगनिक, याद रखेंगे। परमाल रासो के रचयिता कौन है दोस्तों? तो जगनिक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल शंकरत्यायन, याद रखने। राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है दोस्तों? तो पृथ्वीराज रासो को माना, याद रखेंगे। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? तो बच्चन सिंह ने लिखा है, याद रखेंगे। इसका उत्तर क्या होगा? बच्चन सिंह ने लिखा है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, बीजक के रचयिता है। आपको बताना है कि बीजक का रचयिता कौन है? कबीरदास है। बीजक का रचयिता कौन है? कबीरदास है और ये 3 भागों में प्रकाशित हुई है। साखी शबद रामायणी, साखी शबद रामायणी, हाँ। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की है और ये कितने भागों में प्रकाशित हुई है? तो 3 भागों में, साखी शबद रामायणी। आपको एक्स्ट्रा प्रश्न का उत्तर बताया जाएगा दोस्तों, इसलिए आप लोग अपने पास कलम और कॉपी लेकर जरूर बैठेगा और जो भी एक्स्ट्रा प्रश्न बताया जाएगा उसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो चंदायन, चंदायन रचना जायसी की नहीं है। पद्मावत, अखरावत और आखिरी कराम ये तीनों जायसी की है। पद्मावत, अखरावत और आखिरी कराम जायसी की है, लेकिन चंदायन जो है वो जायसी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया है? या दक्षिण भारत से आया। अगला प्रश्न, संतन को कहाँ सिकरी सो काज, संतन को कहाँ सिकरी सो काज किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों ये कुंभन दास की पंक्ति है, याद रखेंगे, यह कुंभन दास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, नानक किस काव्य धारा के कवि है? आपको बताना है कि नानक किस काव्य धारा के कवि है? तो दोस्तों संत काव्य धारा का, याद रखें।
नानक संत काव्य धारा के कवि है। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कबीरदास किस काव्य धारा के कवि है। आपको कमेंट्स में बताना है दोस्तों कि कबीरदास किस काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है मानुष प्रेम भऊ बैकुंठी, मानुष प्रेम भयु बैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? ये जायसी की पंक्ति, याद रखेंगे, ये कवि जायसी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है 61 नंबर, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? दोस्तों तो भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास है। आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सूरदास होगा। सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभाववश अपना नाम रखा था, क्या नाम रखा था? तो रसखान नाम रखा था, याद रखेंगे। सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभाववश अपना नाम क्या रखा था? रसखान नाम रखा था। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये VVI प्रश्न है, याद रखेंगे आप लोग इसको, VVI प्रश्न है ना। तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। बहुत ही सुंदर प्रश्न है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है अकबर के दरबार के किस सदस्य को दोहावली की रचना की? तो रहीमदास, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा है? तो दोस्तों यहाँ पर श्रृंगार काल कहा है ना, याद रखेंगे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का नाम क्या रखा है? तो श्रृंगार काल रखा है। अलंकृत काल नाम किसने रखा है? तो मिश्र बंधुओं ने नाम रखा है दोस्तों। अलंकृत काल नाम किसने रखा है? मिश्र बंधुओं ने। उत्तर मध्यकाल नाम किसने रखा है? तो ये उत्तर मध्यकाल नाम किसने रखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा है। और रीतिकाल नाम किसने रखा है दोस्तों? तो रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा है, याद रखेंगे। रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? तो रीतिमुक्त काव्य धारा का यानी कि रीति से हटकर, यानी नियम से हटकर काव्य रचना किसने किया है? तो गानानंद ने किया, इसीलिए इनको रीतिमुक्त कवि कहा जाता है। यह स्वच्छंद काव्य धारा के यानी कि स्वतंत्र रूप से काव्य रचना शुरू की, इसलिए इनको रीतिमुक्त कवि कहा जाता है। बिहारी क्या है दोस्तों? तो रीति सिद्ध कवि है, याद रखेंगे, बिहारी रीति सिद्ध कवि है। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? रामचंद्रिका का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, VVI है दोस्तों। तो केशवदास। रामचंद्रिका का रचयिता कौन है? केशवदास है। अगला प्रश्न है पद्माकर रीतिकाल के किस काव्य धारा कवि है? तो रीतिबद्ध धारा के कवि है, तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? तो साकेत है, याद रखेंगे दोस्तों। साकेत किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। प्रिय प्रवास किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। लहर किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। लहर किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। उर्वशी किसकी है? तो उर्वशी दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की है। और इसी कृति पर रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिला था दोस्तों? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी पर ही दिनकर को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा कवि छायावाद के है? तो जयशंकर प्रसाद, याद रखें, जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि है। और इन्हें छायावाद के प्रवर्तक भी माना जाता है, याद रखें, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। और छायावाद के 4 स्तंभ है, कौन कौन से है दोस्तों? तो याद रखेंगे, निराला, पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है भारत में प्रगतिशील लेख संघ की स्थापना किसने की? प्रेमचंद ने की थी। कब की थी दोस्तों? तो 1936 ईस्वी में। भारत में प्रगतिशील लेख संघ की स्थापना किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। कब की थी? 1936 ईस्वी में। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? तो प्रगतिवाद मार्क्सवाद दर्शन से प्रभावित है, याद रखें, प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित है। अगला प्रश्न है प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ किस पुस्तक से प्रारंभ होता है? तो ताड़ सप्तक से, याद रखें, प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से होता है? तो ताड़ सप्तक से। अज्ञेय के उपन्यास का शीर्षक क्या है दोस्तों? तो शेखर एक जीवनी है ना, और ये 2 भागों में प्रकाशित है, याद रखेंगे। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का क्या है दोस्तों? उपन्यास है, जो कि 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है अंधा युग। अंधा युग किसकी कृति है? तो धर्मवीर भारती की कृति, याद रखें। अंधा युग किसकी कृति है? धर्मवीर भारती की कृति है।
तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 कि मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा। याद रखने, मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा। अगला प्रश्न है पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? आपको बताना है कि पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? तो उदय प्रसाद का है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, BBI है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। साय में धूप, साय में धूप के रचनाकार कौन है? दुष्यंत कुमार। याद रखेंगे दोस्तों, साय में धूप के रचनाकार कौन है? दुष्यंत कुमार है। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का शीर्षक है अंधेर नगरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का शीर्षक क्या है? अंधेर नगरी। अगला प्रश्न है सरस्वती के संपादक इनमें से कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखेंगे, सरस्वती के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और ये सरस्वती के संपादन में कब भाग लिए? तो 1903 ईस्वी में। याद रखें, 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाग लिए थे। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? तो चिंतामणि दोस्तों। याद रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन कौन सा है? चिंतामणि है। पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग संग्रह? हरिशंकर परसाई। याद रखें, पगडंडियों का जमाना किसका व्यंग्य है? तो हरिशंकर परसाई का है। अगला प्रश्न है बंग महिला की कहानी का नाम क्या है? बंग महिला कहानी का नाम क्या है? दुलाई वाली। दुलाई वाली। बंग महिला कहानी का नाम क्या है? दुलाई वाली। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? कमलेश्वर। कमलेश्वर। याद रखेंगे, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी की नहीं है? याद रखेंगे, भारत दुर्दशा। दोस्तों, भारत दुर्दशा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ये किसका नाटक है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। याद रखें। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी किसका है दोस्तों? तो ये जयशंकर प्रसाद का है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। भारत दुर्दशा किसका है? तो ये दोस्तों है किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। याद रखें, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार का नाम क्या है दोस्तों? मोहन राकेश। 8वां सर्ग नाटक के रचयिता का नाम क्या है? सुरेंद्र वर्मा। याद रखें, 8वां सर्ग नाटक के रचयिता का नाम क्या है? सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न बकरी नाटक के नाटककार का नाम क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी नाटक के नाटककार का नाम क्या है दोस्तों? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दोस्तों, अगला प्रश्न है हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को माना जाता है ना। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु का। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है दोस्तों? तितली। तितली उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। किसका है? तो ये जयशंकर प्रसाद का है। और अगला प्रश्न है त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है दोस्तों? तो जैनेन्द्र कुमार। याद रखने, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? जैनेन्द्र कुमार नाम है। अगला प्रश्न है सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? खंजन नयन। खंजन नयन। सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है दोस्तों? खंजन नयन। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय की नहीं है? तो दोस्तों दादा कामरेड। दादा कामरेड यशपाल का उपन्यास है। याद रखेंगे, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी ये अज्ञेय का है, लेकिन दादा कामरेड जो है वह यशपाल के है। अगला प्रश्न है रुकेगी नहीं राधिका के लेखिका कौन है? उषा प्रियमोदा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बार बार एग्जाम पूछा था। रुकेगी नहीं राधिका के लेखिका का नाम क्या है? उषा प्रियमोदा। दोस्तों, अगला प्रश्न है चाक के रचनाकार का नाम लिखिए। तो मैत्रेयी पुष्पा। चाक के रचनाकार का नाम क्या है दोस्तों? मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की है, और ये आलोचनात्मक कृति है। ठीक है दोस्तों, ये आलोचनात्मक कृति है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की लिखी हुई आलोचनात्मक कृति है। अगला प्रश्न बिलेसुर बकरिया किसकी स्मरणात्मक रेखा चित्र है? तो निराला की है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? तो बनारसी दास जैन। बनारसी दास जैन हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक है। अगला प्रश्न घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक का नाम बताइए। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक का नाम क्या है दोस्तों? अज्ञेय। घुमक्कड़ शास्त्र लेखक का नाम क्या है? अज्ञेय नाम है दोस्तों।